अच्छा, सभी छात्र मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे? गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ऑडियो कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुशील, ईशा, भूवी, रितिका। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे सभी छात्र? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ऑडियो वीडियो। सो भूवी, ऑडियो वीडियो कंफर्म हो गया है, चलिए अच्छी बात है। तो हम जो कल बात कर रहे थे वहीं से शुरू करेंगे। हमने बात की थी पोर्ट लेड डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। हम भारत की नीतियों की बात कर रहे थे, किस प्रकार से भारत की नीतियां पोर्ट के लिए हैं, और हमारी नौवहन की जो नीतियां हैं उसकी हम बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वहीं से शुरू करेंगे जहां पे कल छोड़ा था। इस पर कोई प्रश्न है तो जल्दी पूछें। 1 मिनट, पहला 1-2 मिनट आपके प्रश्न करते हैं।
चलिए, तो ये भी हो गया। अभी तक मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया। हार्बर पोर्ट अंतर, ये तो मैं आपको पहले तो परिभाषाएं सिखा रहा हूं, फिर आगे लिखना भी शुरू करेंगे। बताइए जल्दी से। ये विश्व भूगोल में मैं बता चुका हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। कोई नहीं, गलत बात है भाई ये। ये सागर का किनारा है, सागर का किनारा, ठीक है। यहां पर भूमि और इस तरफ जल, इस तरफ जल है। सागर की लहरें इसको मारती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ विद टाइम, यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा इस तरह का है, कुछ अवसाद भी जमा हुए और इस तरह का क्षेत्र हो गया है। अब जो है सागर की लहरों का प्रभाव ए, बी और सी सेम है या डिफरेंट है? बी है। बी का मतलब बी ऐसा क्षेत्र है जिसमें सागरीय प्रभाव कम आने वाला है। सागरीय जो प्रभाव है, सागर की लहरें जो आ रही हैं, उसको थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान की हुई है कि नहीं की हुई है? ऐसे क्षेत्र, तट के ऐसे क्षेत्र जहां पर सागरीय प्रभाव कम हो, किसी भी कारण से तट रेखा की आकृति के हिसाब से या किसी भी तरह से हवाएं ऐसी चलती हैं, लहरें ऐसी चलती हैं कि उसका प्रभाव कम होता है। रजत डिफरेंट नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं उसका डिफरेंस बताओ, ये मत कहो कि डिफरेंट है। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? बी क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित है। बी क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित है, तो बी क्षेत्र क्या कहलाएगा? बंदरगाह। बंदरगाह समझ में आ गया? बंदरगाह वो क्षेत्र होते हैं, अंग्रेजी के हार्बर वो क्षेत्र होते हैं जहां पर सागरीय प्रभाव थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि तटरेखा ऐसी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस देश को अब इस देश को अब इस देश को पोर्ट बनाना है। पोर्ट बनाना है मतलब PORT, पोर्ट मतलब पत्तन बनाना है। जैसे हवाई अड्डा होता है, जैसे हवाई अड्डा होता है, ठीक है, जैसे हवाई अड्डा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, जैसे बस स्टैंड होता है, जहाज को खड़ा करने के लिए जो अड्डा होता है वो क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। समझ में आ गया? जहाज को खड़ा करने के लिए अड्डा जो होता है वो पोर्ट कहलाता है, ठीक है। किसी सागर या नदी के किनारे का पिछला एरिया, भूवी ऐसा मत करो, इंटरनेट मत पढ़ो, आपको बता दिया क्या होता है हिंटरलैंड, हिंटरलैंड आपको बता दिया, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कि हमको हमारी तटरेखा मिली है ABC, ABC, और ये किसने दी है? प्रकृति ने। ये सब प्राकृतिक है, तो प्रकृति ने कौन से वाले को सहज बनाया? सहज या कम मार कहाँ पड़ती है? बी को पड़ती है। बी के पास सुरक्षा है पानी की लहरों से, तो बी क्षेत्र क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए एक तूफान आया, एक तूफान आया, चक्रवात आया, एक चक्रवात आ रहा है और यहां पर पानी के जहाज खड़े हुए, ये पानी के जहाज खड़े हुए, ये पानी के जहाज खड़े हुए हैं। आपको पता है चक्रवात आ रहा है, उनको क्या राय देंगे? भाई चक्रवात आ रहा है, आपको खतरा है, तो क्या करना चाहिए उनको? सोच के बताइए। चक्रवात आ रहा है, बहुत तेज लहरें आएंगी, क्या करना चाहिए? सो उनको बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बंदरगाह क्षेत्र में चले जाएं। तो बंदरगाह क्षेत्र में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बचाव होगा। आप समझिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश हो गई तो आप पुल के नीचे अक्सर खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? पुल के नीचे हो जाते हैं, नहीं हो जाते? शिवशंकर तिवारी कह रहा है कि कुछ नहीं करें। शिवशंकर तिवारी जी, आप क्या हैं पता नहीं, आप नए नए आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक कुछ पढ़ा रहे हैं, उससे तो जोड़ के देखो। कुछ नहीं करना चाहिए, तो आपको बता दूं, वैसे तो प्रशासन में जो बच्चे सीरियस हैं वो तो IAS बनेंगे।
आपका सीरियसनेस मुझे इतना लग नहीं रहा है आपका उत्तर सुन के कि कुछ नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि भारतीय मौसम भवन और मौसम विभाग और तट रक्षक हमारे और जो सरकार होती है तटीय क्षेत्रों की, वो पहले ही नावों को सूचना दे देती है कि भाई तूफान आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, सब वापस आ जाओ, सबके सब वापस आ जाओ। इसको वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। शिव शंकर तिवारी जी, जहां तक तिवारी जी मुझे लग रहा है आपने कभी शायद धरती के बाहर दरिया की तरफ देखा नहीं है, तो इसलिए शायद आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं। और सोचिए शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, अगर बंदरगाह का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा भी अगर गैस भी करना होगा तो स्क्रीन देखकर कहेगा जी अंदर चले जाओ। ठीक है, शिव शंकर तिवारी जी का ही उदाहरण लेना चाहता हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आप जो है सड़क पे हैं और बहुत तेज हवा आंधी आ गई, हवा आंधी आ गई, सब कुछ है, तो कई बार अक्सर लोग जो हैं अपने घरों से कहते हैं बेटा अंदर आ जाओ। शिव शंकर तिवारी जी, मुझे पता नहीं किस समाज में आप रहते हैं, मेरे समाज में छोटे बच्चों को, वृद्ध लोगों को, महिलाओं को ऐसी कहीं कोई विपदा आ जाए तो बुला लिया जाता है, उसको कहा जाता है एक तरह की पनाहगाह होती है कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अब पता नहीं कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कहाँ आप बड़े हो रहे हैं, तो भारतीय ही, लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बात करेंगे तो कोई बात नहीं। मैंने कहा वो क्लास में थोड़ा मशहूर भी होना चाहिए, हो सकता है ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है, शिवशंकर को किसी ने भी पूछा ही ना हो, तो शिवशंकर तिवारी भी ऑफलाइन से पहले अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए, पनाहगाह में आ गए। अब पनाहगाह का मतलब क्या है कि आप, तेज बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, किसी ने कहा भाई हमारे घर के बरामदे में खड़े हो जाओ। बरामदे में खड़े ही तो हो सकते हो, ये तो नहीं कह सकते अच्छा चलिए जी रसोई खाली करिए, हम जरा इसमें कुछ खाना वाना पका लें और जो है आपके घर में सो भी जाएं, नहीं ना, थोड़ी देर के लिए आप टेम्परेरी रुके कि नहीं रुके। तो ये बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और ये जब अंदर आ जाते हैं नाव, तो नाव ऐसा नहीं है कि नाव का काम खत्म हो गया, नौका यहाँ पर है, लेकिन हवाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन उतनी तेज नहीं है जितनी खुले सागर में होगी। तो ये थोड़ा बहुत अपने को पनाह में बचाए हुए, थोड़ा बहुत अपने को पनाह में बचाए हुए। अब भारत सरकार को क्या बनाना है, पोर्ट बनाना है। पोर्ट, हवाई अड्डा, रेलवे अड्डा, बस अड्डा, ऐसे ही जहाज या नौका का अड्डा, जहां पे ये नाव तैरेगी नहीं, नाव को हम पकड़ के बांध के रख लेंगे, तो नाव का एकदम पार्किंग स्टेशन होगा। अब बताओ कहां पे बनाना है पार्किंग स्टेशन, ए बी या सी? अगर सरकार को चुनना हो तो कहां बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा, सब कुछ लगाना पड़ेगा। शिव शंकर तिवारी तुम उत्तर ना दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर बोलेगा कहीं बना दो, डी में बनवा देगा, नहीं तो बोलेगा सर कानपुर में बना दीजिए, हम वहां के, है ना। बाकी लोग बताइए कहाँ होगी प्राथमिकता सरकार की? तो स्वाभाविक सी बात है कि सर ऐसी जगह पर होगी जहां पर सेफ्टी होगी। तो सरकार क्या करेगी, सरकार यहां पर एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण करेगी कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में सरकार पोर्ट का निर्माण शुरू करेगी, जहाज को बांधने के लिए चीज बनेंगे, फिर यहां माल ढुलाई के लिए क्या बनेगा, गोदाम बनेगा। सोने की स्मगलिंग हो रही हो तो इसमें कस्टम का ऑफिस बैठेगा, कस्टम का ऑफिस की माल को चलाने के लिए बहुत सारी। तो ये जो पोर्ट बनता है ये बहुत 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 धीरे बनता है, समय लगता है बनाने, हमें ये ध्यान। मतलब उस जहाज के रिपेयर के लिए उस जहाज को पानी के बाहर खींचकर और सूखे हुए क्षेत्र में उसकी रिपेयर की जाती। और एक और बात बता दूं कि भारत सरकार के पास और
दुनिया की सरकारों के पास ऐसे भी पोर्ट होते हैं जो इस तरह के वाणिज्यिक कार्यों के लिए नहीं होते, वो केवल डिफेंस कार्यों के लिए होते हैं, जहां पर हम अपने डिफेंस के जहाज बनाते हैं, युद्धक पोत बनाते हैं। युद्धक पोत क्या होते हैं? जो हमारे युद्ध के लिए जाएंगे, फ्रिगेट्स जाएंगे, पनडुब्बियां जाएंगी, ये सारी चीजें भारत में भी बनती हैं। आपने सुना होगा ऑर्थोडॉक्स हैं, वियतनाम में भी नेवी का बेस है। तो हमारी जो है जल सेना की जब हम बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, तो नेवी के भी पोर्ट होते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? बंदरगाह एक बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उस बंदरगाह में एक पोर्ट बनाया जा सकता है, कई बार दो पोर्ट भी बन सकते हैं। होगा, मुझे नहीं पता कितने लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कि चाइना से एक चाइनीज रजिस्टर्ड जहाज जो है भारत में रुक के पाकिस्तान जा रहा था, और उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर के स्पेयर पार्ट थे। वैसे तो हम रोक नहीं सकते, वैसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने देखा कि यार यहां पे न्यूक्लियर कंपोनेंट जा रहे हैं, और विश्व में ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं कि जिनके तहत न्यूक्लियर चीजों को, उसका यातायात जो है प्रतिबंधित है या रेगुलेटेड है, नियंत्रित है, तो भारत ने उस जहाज को रोक लिया। तो ये सारी चीज समझिएगा, पोर्ट सेक्टर जब भी आएगा इसमें सामरिक महत्व भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। रेणुका यादव कह रही चाहबहार पोर्ट। बेटा चाहबहार पोर्ट की बात नहीं हो रही है, हम भारत के पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। चाहबहार नाम का एक पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है। फिर से बता देना चाहता हूँ, ऐसे मत रटिए, जो बात कर रहे होते हैं जब आप चाहबहार लिख देते हैं तो हम सोचते हैं बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा। क्या हमने पूछा दुनिया के पोर्ट बताइए? क्या हमने पूछा कि चाइना वाला ग्वादर पोर्ट बताइए? क्या हमने पूछा श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट बताइए? नहीं पूछ रहे ना, हम सिर्फ आपको पोर्ट बता रहे हैं। पोर्ट में सरकारें बनाती हैं, अपनी स्वायत्ता के लिए बनाती हैं, अपने वाणिज्यिक पर्पजेस के लिए बनाती हैं, अपने डिफेंस पर्पजेस के लिए बनाती हैं। ठीक है। और रही बात चाहबहार हो चाहे कोई भी हो, अगर वो कहाँ का पोर्ट है, वो पोर्ट है किसका? ईरान का पोर्ट है। उसी तरह ग्वादर नाम का पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, तो चीन ने कहा कि एक काम करो, हम तुमको पैसा देते हैं, पोर्ट तुम बना लो। तो पाकिस्तान मुस्कुराया, अरे भैया बहुत अच्छा है यार, ऐसा पोर्ट बना लूंगा मैं, और फिर मेरा जो है वाणिज्यिक काम होगा, सब कुछ होगा। फिर चाइना ने कहा देखो पोर्ट तो हमने बनाया, पैसा तुम वापस दे नहीं सकते। अब क्या है, इस पोर्ट में जो तुमने टर्मिनल बनाए ना, जो जैसे आपके रेलवे स्टेशन पे टर्मिनल होते हैं, अलग अलग टर्मिनल, बोले इसके 5 टर्मिनल हमारे हैं, उस पे तुम कुछ चेक नहीं करोगे, वो हमारा है। तो ग्वादर पोर्ट के चक्कर में क्या हुआ, चाइना क्या उस पोर्ट में आवाजाही शुरू हो गई। भारत के लिए सामरिक चुनौती होती कि नहीं होती? अब भारत भी केंद्रीय एशिया में घुसना चाहता है, भारत भी केंद्रीय एशिया में घुसना चाहता है। पाकिस्तान से हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। बाद में आता है ईरान, तो ईरान में हमने कहा कि भाई तुम्हारे पास एक एक है पोर्ट, हम उसमें तुम्हारे लिए मदद करना चाहते हैं, उस पोर्ट का नाम चाबहार पोर्ट है। तो विदेशी निवेश लाना, उदाहरण है चाबहार और ग्वादर पोर्ट, और श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट। अब भारत जब विदेशी निवेश करता है तो हमारी नीयत,
हमारी नीयत किसी देश को, किसी देश की स्वायत्तता को छीनने की नहीं है, हमारी नीयत किसी और देश को घेरने की नहीं है। लेकिन चाइना की जो नीयत है, चाइना जब निवेश करता है तो उस निवेश से बहुत सारी साहूकारी भी करेगा वो, कि भैया पैसा भी मैं इसमें बटोरूंगा, उसके साथ साथ वहां की सॉवरेनिटी पर भी उसकी नजर रहती है। तो आशा है आपको पोर्ट समझ में आए होंगे, पोर्ट का महत्व समझ में आया होगा। और हर पोर्ट का क्या होता है, हिंटरलैंड, जिस जहां से उसको सामान प्राप्त होता है वो उसका हिंटरलैंड कहलाता है, जर्मन शब्द है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं बच्चों, बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति की तटरेखा ही ऐसी है, तट रेखा ही ऐसी है कि कुछ क्षेत्रों में जो है लहरें नहीं आकर लग रही। सर ऐसी क्यों है तट रेखा? एक तो ये हो सकता है कि पिछले जन्मों का उस देश का कोई पुण्य प्रताप, अगर आप ऐसे सवाल पूछने पे आ ही गए हैं कि कोई पुण्य प्रताप होगा जिसकी वजह से हुआ है, वरना सीधी सी बात है यार, अपर्दनकारी प्रक्रियाएं काम करती हैं, वो समान रूप से काम नहीं करती हैं। कुछ जगह पर ठोस चट्टानें थी तो वो नहीं टूटी, कुछ जगह पे मुलायम थी वो टूट गई, इसलिए जो तटरेखा है वो असमान बन गई। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, जब हमने कहा था कि इस प्रकार से महासागर, सागर और खाड़ियां बनती हैं। ठीक है, तो उस चीज को यूज करें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा पोर्ट और प्राकृतिक। अब मेरे पास चेन्नई है, ये चेन्नई का तट है भाई, और यहां पर चेन्नई में मुझे एक पोर्ट बनाना है, चेन्नई में पोर्ट बनाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि समुद्र की लहरें आकर ताबड़तोड़ मार रही हैं। चेन्नई का पोर्ट बनाना था, ताबड़तोड़ मार रही हैं, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हार्बर है नहीं क्योंकि तट रेखा सीधी है। तो हमने क्या किया, हमने ही अपनी तरफ से पत्थर डाले, पत्थर डाले। जैसे आपको याद है भगवान राम की वानर सेना ने सागर में पत्थर डाले जो तैर गए, लेकिन यहाँ पे तैरेंगे नहीं, यहाँ पर क्या है, उथला क्षेत्र है। तो हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल पत्थरों का वो आगे बना दिया। तो क्या चेन्नई पोर्ट को सुरक्षा मिल गई कि नहीं मिल गई लहरों से? अब लहरें इससे टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? जी सर, ये हमने बनाया सर, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, हमने सुरक्षा दे दी। ये क्या किया, हमने सुरक्षा दे दी। हमने जब सुरक्षा दे दी तो इसको कहते हैं ब्रेक वाटर। तो चेन्नई का अगर मैं हार्बर की बात करूं, अगर मैं कहूं ये तो हार्बर हो गया, फिर तो हार्बर तो वो क्षेत्र है ना जो समुद्र की लहरों को नहीं आने देता। पीछे हम पोर्ट बना लेते हैं, अड्डा बना लेते हैं। तो ये कैसा हार्बर हुआ, प्रकृति ने बनाया या चेन्नई में हम लोगों ने बनाया? तो ये क्या होते हैं, मानव निर्मित। ये क्या होते हैं, मानव निर्मित। समझ में आया सभी को? अच्छा, अब अमर शर्मा का सवाल आया कि सर फिर तो इसका मतलब क्या वेम्बनाड झील और चिल्का झील में भी पोर्ट गवर्नमेंट बना सकती है क्या? तो बच्चों अमर का सवाल मुझे ये दिखाता है कि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी तो हम आते हैं, लेकिन हमारी जो शिक्षा है उसमें बड़ा सीमित वो है। स्कूलों में ना बस परीक्षा के लिए हम पढ़ते हैं, कोई एग्जाम पास किया, कुछ नंबर आ गए, हम ना एक सोच नहीं विकसित कर पाते। एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताइए, क्या आपके गांव में, क्या आपके गांव में भारत सरकार एक एम्स या एक आईआईटी स्थापित कर सकती है या नहीं? हाँ या ना? आपके गांव में एक आईआईटी की स्थापना या एक एम्स मेडिकल अस्पताल की स्थापना कर सकती है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। क्योंकि हम सोचते नहीं ना, हम उसी में आ चुके हैं। शिक्षक भी हमको लिखवा रहे होते हैं, हम बड़े मजे से लिख रहे होते हैं, तो सभी लोग कह रहे हैं हाँ 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 कर सकती है, भारत सरकार के पास पूरी ताकत है, वो जो है अपना पैसा लगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के हर गांव में एक आईआईटी और एक एम्स मेडिकल कॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? तो आपको मेडिकल कॉलेज होना चाहिए तो आप लिखेंगे यस, और नहीं होना चाहिए तो आप लिखेंगे नो।
यस और नो, वाई एंड एन, जल्दी बताइए। क्या भारत सरकार को हर एक गांव में एक आईआईटी और एक मेडिकल कॉलेज लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं लगा। क्या लगा सकती है? लगा सकती है, लगा सकती है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। क्यों? कि सर इस तरह के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान, इनमें पैसा बहुत लगता है ना सर, इनमें पैसा बहुत लगता है। सरकार के पास पैसा है क्या इतना? अच्छा एक बात बताओ, हर गांव में एक मेडिकल वो लगा दिया, क्या हर गांव की आबादी इतनी ज्यादा है? क्या हर गांव के लोग उतना पैसा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए तो बना गांव, गांव से बड़ा क्या बना ब्लॉक, ब्लॉक से बड़ा क्या बना जिला, जिला से बड़ा क्या बना स्टेट, स्टेट से क्या बना राज्य। इस तरह की चीज होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर, इसमें तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी। तो अभी एक छात्र ने पूछा कि सर ये जो आपने पोर्ट बनाया, पोर्ट ऐसा बताया, तो सर फिर तो वेम्बनाड झील पर भी पोर्ट बना सकते हैं, चिल्का पे भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बताइए। पोर्ट निर्माण कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को ये याद है? बल्कि मैंने उसमें कुछ गड़बड़ भी की थी। ये वाली लाइन इनलैंड वाटरवे, ये वाली लाइन किसकी थी? रोड की। ये वाली लाइन किसकी थी? रेल की। ये वाली लाइन किसकी थी? ये लाइन एयरपोर्ट की थी। और यहां पे मैंने पोर्ट शायद नीचे बनाया था, मेरी गलती है वो। मुझे याद आया कि पोर्ट जो है, पोर्ट की स्थापना सबसे महंगी है, एयरपोर्ट से भी ज्यादा महंगा होता है उसको बनाना। तो अब हर जगह पोर्ट कैसे बनाएगा? हर जगह पोर्ट कैसे बना दिया जाए? तो केंद्र सरकार हर जगह पोर्ट नहीं बनाएगी। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, फिर बताओ ना, थोड़ा सा किताबों के बाहर सोचेंगे आप। देखो सब लोग लॉजिक में आप मुस्कुराएंगे कि अरे यार ये तो हम भी जानते थे, इतना तो कॉमन सेंस है। लेकिन हमारी शिक्षा में अब कॉमन सेंस पढ़ाई नहीं जाती। तो क्या हुआ बच्चों, हमारा
समझ लीजिए। ब्रेकिंग यार्ड्स में गिना जाता है। तो भारत के इस विजन में यह है कि जहाजों का निर्माण, मरम्मत और पुनः चक्रण, ये भारत के पास इसमें आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। सभी लोगों को समझ में आया? तो जब भी आप बात करेंगे तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं, और मैं बता रहा हूं बहुत से बाहर के जहाज बाहर के जहाज जो हैं, अलंग पोर्ट, अलंग गुजरात में है, ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ लोगों ने मुझे सुना होगा, अरे सचिन सर का जहाज दुबई गया, यहाँ गया। अच्छा, ये तो अपनी फैमिली के साथ जहाज पर थे तो बड़ा आनंद आया होगा। आप भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं सर, मैं भी जा सकता हूँ, बिल्कुल। तो एक होते माल ढुलाई वाले जहाज होते हैं, एक होते पैसेंजर शिप्स। यूरोप में, कैरेबियन में, लैटिन अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत से लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। खूब सुंदर मनोरम दृश्य होते हैं, अपने आप में जीवन का अनुभव होता है। परिवार के साथ जाते हैं, आपको क्या सुनिश्चित करना होता है? वहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, एक आनंददायी अनुभव देना होता है। क्या भारतीय लोग ये नहीं चाहते? भारतीय लोग पर्यटन में बहुत जगह जाते हैं यार। और यहीं पर अगर भारतीय किनारों पर अगर इस तरह के क्रूज शिप चलने लगे तो क्यों नहीं जाएंगे हम? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कब तक माल ढुलाई ही चल रही है तो क्यों नहीं हमारे पास क्रूज हब बने, पर्यटन जहाज। ठीक है, पर्यटन जहाज का हब बनना चाहता है भारत। हब मतलब केंद्र, केंद्र बनना चाहता है। क्रूज हब, CRUISE, क्रूज हब। ठीक है, मेरे ख्याल से मुंबई से गोवा में चला है, मुंबई से गोवा में कुछ आर्केडिया नाम का जहाज चला है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया आर्केडिया को, जब खबर आई थी तो मैं थोड़ा इच्छुक था इसलिए मैंने कहा। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, ये जो नौवहन है ना, जैसे मैं पानी के जहाज पे था तो मैं वहाँ कैसे पहुँचा, मैं वहाँ कैसे पहुँचा? तो आप लोग भी सोचेंगे यार सचिन सर वहाँ कैसे पहुँचते हैं। तो स्वाभाविक सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को यही पढ़ा बताया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ठीक है, तो पढ़ो लिखो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका जीवन सुधर जाएगा, निश्चित रूप से सुधरेगा, निश्चित रूप से सुधरेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन केवल पढ़ने लिखने से कोई नौकरी में की मिल जाएगी ये गारंटी नहीं। पढ़ना लिखना, और अगर आपको एक जॉब करनी है तो उससे संबंधित चीजों को पढ़ा लिखा जाए। तो एक प्रतियोगिता थी जिसको मैंने पास किया, उस प्रतियोगिता को पास करने के बाद फिर हमें एक संस्थान में, सरकारी संस्थान में हमें जहाज के नौवहन, नेविगेशन, कार्गो लोडिंग, इन सब का कोर्स करवाया गया। इन सब का कोर्स जब हमने किया तो आप जानते हैं ये आईआईटी में एक हमारा नेविगेशन का बीएससी नॉटिकल साइंस की एक डिग्री दी जाती है, आईआईटी के एंट्रेंस से ही होता है। ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस की भी डिग्री दी जाती है, ये बंबई में हो गया, और हमारा चेन्नई में मरीन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप समुद्र के इंजीनियर, जहाजों के इंजीनियर बन सकते हो, या फिर आप जहाजों के अफसर बन सकते हो, जिस कोर्स में मैं था। और उस अफसर वाले कोर्स में फिर आपको क्या करा जाएगा, आपको जहाजों के बारे में सब बताया जाएगा। फिर आप जहाज पर जाएंगे, एक प्रशिक्षु की तरह जाएंगे, फिर आप जहाज के अफसर बनना शुरू करेंगे, रैंक्स पोजीशन लेते लेते अंत में आप जाकर जहाज के कप्तान बनेंगे। तो उसके लिए एक प्रशिक्षण जरूरी है, प्रशिक्षण विभाग होना चाहिए।
अगर देश को ये करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक प्रशिक्षण विभाग जिसमें सबको सर्टिफिकेट दिया जाए, नहीं तो कोई भी ऐसे ही चला जाएगा। अभी एक बात बताओ, ये जो आप सड़कों पे, आप तो मुखर्जी नगर में देख रहे हैं, ई रिक्शा लेके कहीं भी बैठ कर जाम कर देते कि नहीं कर देते? कितने लोग बिना लाइसेंस गाड़ियां चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? समुद्र में जब आप चल रहे हो तो अंतरराष्ट्रीय मानक है। मेरे पास दुनिया के इतने सारे सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे जिनकी कोई हद ही नहीं, और आजीवन हम लोग उन कोर्सेज को करते रहते हैं क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने होते हैं। तो यहां मुझे लगता है कि भारत ने यह भी रखा कि यार भारत इसका भी तो केंद्र बन सकता है, नौवहन शिक्षा व प्रशिक्षण। और मैं बता दूं, नौवहन शिक्षा व प्रशिक्षण, ये इसमें भारत की बात कर रहा हूं, इसमें मैं भारत की बात कर रहा हूं कि भारत जो है, भारत में ये मेरे पास एक वरदान था कि भारत में सारी की सारी शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध थी। क्योंकि उतना एक मध्य वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं बहुत महंगे कोर्स कर सकूं। उसी के 10 गुना फीस पर यूके में और ऑस्ट्रेलिया में ये सारा प्रशिक्षण करवाया जा रहा था। यूके और ऑस्ट्रेलिया
माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट। ठीक है, ये प्रमुख है, प्रमुख से कम वाले माइनर होते हैं। यहां पर क्या होता है, राज्य से राज्य सरकार। उसके बाद नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 मार्मागोआ, नंबर 4 मैंगलोर। ठीक है, कांदला हो गया, ये हो गया, सॉरी यहीं पर आएगा, 3 यहां आ जाएगा, जेएनपीटी भी तो आएगा, जेएनपीटी 4 5 6, 4 5 6। तो एक क्या है, कांदला। 2 क्या है, मुंबई। 3 क्या है, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। 4 क्या है, मार्मागांव, गोवा, इसको आप गोवा मान सकते हैं। 5 क्या है, मैंगलोर, कर्नाटक में है, और कोचीन। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, 6 हो गया, अब यहां से शुरू करते हैं। 7 हल्दिया, 8 पारादीप, 9 क्या हो गया, सॉरी, हाँ 9 विशाखापट्टनम, 9 विशाखापट्टनम। ठीक है, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, फिर क्या आएगा, चेन्नई आएगा, चेन्नई आ जाएगा, यहाँ पर इन्नौर आ जाएगा, और क्या है, टूटिकोरिन। तो 9 10 11 और 12। तो जो लोग 13+1 बता रहे हैं वो बताइए। सर ये 12 पोर्ट इंडियन नेवी में है क्या, पंकज कुमार जी, भारत सरकार के हैं, ये नेवी के नहीं है, वाणिज्यिक पोर्ट की बात हो रही है, प्रमुख बंदरगाह। मैंने कहा बंदरगाह सरकार जो है उनमें नेवल भी कर सकती है, बट ये जो है वाणिज्यिक हैं। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है उसमें नेवी का भी प्रावधान है, नेवल शिपयार्ड भी वहां पर है, मुंबई में भी नेवल शिपयार्ड उसके साथ हो सकता है, बड़े बंदरगाह हैं। हाँ जी, 13+1 वाले, 13+1 वाले और क्या है ये बताइए मुझे। और आपको अभी नाम लिखवा रहे हैं, पहले ये तो करिए, पहले बताइए मुझे 13+1 वाले, 13+1 वाले बताइए, 13वां कौन सा, +1 कौन सा है। 13+1 प्रिंस राज। चलिए, इसलिए कहता हूं आप रटना शुरू करते हैं। गुजरात दिखा, गुजरात के बाद मुंबई, मुंबई के बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी, उसके बाद पणजी, गोवा, वो मार्मागांव है, उसके बाद मैंगलोर, मैंगलोर के बाद कोची।
हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन्नौर, तूतीकोरिन। ठीक है, जब तक मानचित्र नहीं देखेंगे दिक्कत है ना बच्चों। हल्दिया, विशाखापट्टनम केंद्र सरकार इन्हें देख रही है, वाणिज्यिक रूप के लिए है। 9 नंबर, 9 नंबर में क्या है बच्चा? 9 में हमारा, अरे नहीं नहीं सॉरी, 8 विशाखापट्टनम थोड़ी होगा, वो तो उड़ीसा आएगा। उड़ीसा में होगा पारादीप, पाराद्वीप या पारादीप। विशाखापट्टनम, 10 नंबर इन्नौर, एन्नौर। 11 नंबर चेन्नई। 12 नंबर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। मिला? हाँ जी, 13+1 अभी तक आया नहीं भाई। मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट पोर्ट है सर, गलत भी हो सकता है। 13वां तो बताओ, 13वां तो बताओ। और जब यहाँ पे हमने प्रमुख बंदरगाह कर दिया तो हम निजी में जा ही नहीं रहे। तो हमने क्या किया, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200+ गैर प्रमुख। इनमें 60% जो हैं ये गुजरात व महाराष्ट्र में है। ठीक है। मोहित कुमार मीना कह रहा है कि सर इनमें से कुछ पोर्ट के नाम भी चेंज हो गए। अरे पहले हम तो भूगोल के शिक्षक हैं, जगह बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जगह बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अब कांदला पोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया तो बताइए क्या होगा? दिल्ली एयरपोर्ट है तो दिल्ली एयरपोर्ट कहूंगा या नहीं कहूंगा? अब आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाना है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही तो होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो मैं वो लिखूंगा या मैं नाम लिखने शुरू करूंगा? नाम में तो फिर वो दीनदयाल आ जाएगा, कभी उसमें हमने जो भी अपने, अभी आपने देखा नाम बदलने का तो भैया अपने राजनीतिक कार्यों से नाम बदला जाता है। स्टेडियम हुआ करता था मोटेरा स्टेडियम, आज उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कि नहीं? स्टेडियम का नाम है। तो जिन लोगों को मैंने कहा ना हम ऐसे रट के बैठे 13+1, हमने कहा भाई आपके सामने जरा हमें बताइए 13 कौन से हैं? पहले बताया कि वो अंडमान निकोबार हट गया और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हट गया, उसकी जगह कल ही मैंने आपको बताया ट्रांसशिपमेंट हब, 3 ट्रांसशिपमेंट हब हैं। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट सोचिए कोचीन चल रहा है, कोचीन में कल आपको एक ये भी बताया विडीनियम, वो थोड़ी ना यहाँ पर लिखा है, ये मुख्य पोर्ट है विडीनियम और ग्रेट निकोबार आएगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है, हम क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम एसएससी की तैयारी वाले जो हैं हम उसी में रहते हैं। ये रहा बेटा आपका मुंद्रा पोर्ट। अगर मुंद्रा पोर्ट की आप बात करें तो सिक्का भी छोटी चीज नहीं है, दोनों जगह में होकर आया हूं, होश उड़ा देते हैं ये प्राइवेट पोर्ट जो है, इतना ज्यादा काम चल रहा है वहां पर। तो ये दोनों दोनों दहेज हजीरा बड़े पोर्ट हैं, बड़े पोर्ट हैं, लेकिन मुख्य में नहीं आते, केंद्र सरकार के में नहीं आते। ऐसे ही पारादीप के बाजू में मैंने आपको धामरा पोर्ट बताया था, जब मैंने आपका था कछुओं के लिए धामरा पोर्ट की बात हो रही, प्राइवेट सेक्टर लगा हुआ है उसमें, तो प्राइवेट सेक्टर खूब सारा लगा हुआ है, बल्कि इन्नौर का भी जो है प्राइवेट में हुआ करता था वो है। अब क्योंकि 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 हमारे मित्र ने कहा कि सर इनके नाम बदल गए हैं, तो अब सभी लोगों के पास सूची हो गई है। अब सूची में आप क्या लिखेंगे? अब सूची में आप लिखेंगे कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। अब पोर्ट का नाम है भाई दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट और कांदला SEZ। अब इतना सारा थोड़ी लिखेंगे, कासेज लिखना है। फिर भी अगर आपका मन है, जैसा कि हमारे छात्र ने कहा सर इनके नाम बदल गए, बेटा कांदला कांदला ही रहेगा, इसका नाम हो गया दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। अब मुझे बताइए भूगोल के शिक्षक को दीनदयाल पोर्ट से समझ आएगा, कांदला समझ में आएगा? तो आप लोगों के पास सूची हो गई। अब आप इसके आगे नोट्स लिखना इसी में ऐड कर लीजिए। ये क्या है? ये एक टाइडल पोर्ट। टाइडल का मतलब ज्वारीय पोर्ट। सर ज्वारीय का मतलब क्या होता है कि भैया मिनिमम गहराई चाहिए समुद्र को घुसने के लिए, मिनिमम गहराई चाहिए समुद्र में घुसने के लिए, तो वो तभी घुस पाते हैं जहाज जब यहां पर पोर्ट आता है। ऐसा ही ज्वारीय पोर्ट हमारा हल्दिया है, हल्दिया भी ज्वारीय पोर्ट है।
हल्दिया भी ज्वारीय पोर्ट। ज्वारीय पोर्ट का मतलब जब उच्च ज्वार होगा तो उस पोर्ट में पानी ज्यादा होगा, तभी जहाज अंदर जा सकता है। सर कम वाले में चला गया तो, कम वाले में चला गया जहाज फंस जाएगा। क्यों सर? उतनी गहराई नहीं है। मान लीजिए जहाज को घुसने के लिए 10 मीटर गहराई चाहिए, 10 मीटर गहराई चाहिए। उस पोर्ट में पानी कितना है? 9 मीटर है, तो जहाज घुस नहीं सकता। लेकिन उस पोर्ट में 3 मीटर का टाइड है, तो 9 मीटर तो उसमें पानी है, लेकिन जब हाई टाइड आएगा तो उसमें 12 मीटर हो जाता है। तो 12 मीटर हो जाएगा तो क्या होगा? हम जहाज को ला सकते हैं 12 मीटर पर। तो हमें इंतजार करना पड़ता है उस जहाज पे घुसने के लिए, इसलिए। तो कांदला का पोर्ट काफी टाइडल पोर्ट है, और टाइडल पोर्ट से बहुत ज्यादा ड्रामा होता है इन सब पोर्ट्स पे। तो अब वो जिन्होंने अनुभव किया, जो इन पोर्ट्स पे गए, वो ज्यादा बता सकते हैं, मतलब मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से चर्चा को छेड़ने की कोई खास मुझे जरूरत दिखती नहीं। कांदला पोर्ट बना था जब हमारे पास यहाँ पे जरूरत नहीं थी। कराची पोर्ट जब पाकिस्तान चला गया, कराची पोर्ट यहाँ का काम देखता था, लेकिन बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद कराची चला गया, तो हम लोगों ने कांदला का विकास किया। कांदला अभी भी कहना चाहूंगा ज्वारीय पोर्ट की वजह से समस्या है। और जो हमारे मित्र ने भी कहा प्राइवेट पोर्ट्स की बात की, तो मैं बता दूं कांदला में घुसने से पहले, कांदला किधर गया? कांदला में घुसने से पहले देखिए बाहर ही बाहर है मुंद्रा और सिक्का। कांदला तो बिल्कुल एकदम हेड पे आता है उसके, तो उसमें पहले ही काम निकल जाता है। तो खैर, आप लोगों को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक एसईजेड भी है, पहला एसईजेड, एशिया का पहला एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ बना था। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन पढ़ाएगा? वो इकोनॉमिक्स के टीचर पढ़ाएंगे। तो अब मैं उस पर बात करूंगा, आपके सवाल ऐसे वाले होते हैं तो मुझे लगता है यार दो दो चैप्टर खोलने का कोई मतलब नहीं है, इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। अब जितने लोग मुंद्रा पोर्ट की बात करें, ये अडानी का पोर्ट है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम पोर्ट, इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री बाय वॉल्यूम। जितना सामान ये हैंडल करता है, जितना सामान ये हैंडल करता है, जितना आयतन ये हैंडल करता है, इसलिए मुंद्रा पोर्ट आयतन की दृष्टि से, लेकिन आकार की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई है। मुंबई पोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट। सर ओल्डेस्ट कौन होगा फिर? अरे गोरों ने बसाया ना, गोरों ने पोर्ट, गोरे सबसे पहले, गोरी सरकार कहाँ बनी थी? उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था? कलकत्ते को बनाया था कि नहीं बनाया था? तो देश का ओल्डेस्ट पोर्ट कलकत्ता पोर्ट होगा, देश का सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट मुंबई पोर्ट होगा, देश का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट। यहां नोट्स बना रहे थे, तो ये क्या करेंगे? सेकंड ओल्डेस्ट, और साथ में लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा पोर्ट। तो जो लोग पोर्ट की बात करते, और मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, जो लोग उत्तर प्रदेश बिहार के हो, के ने अर्थ गंगा की